अवतार जिसके दो पार्ट्स है और आज मैं पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन पार्ट 2 को समझने से पहले पार्ट 1 को समझना जरूरी है, क्योंकि अवतार पार्ट 2 पूरे 13 साल बाद आई है। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए ब्रीफ में मैं पार्ट 1 को बता रही हूँ ताकि पार्ट 2 समझने में उनको भी आसानी हो। तो शुरू करते हैं अवतार पार्ट 1, जो 45 साल आगे की दुनिया पर आधारित है, जहाँ सब कुछ एडवांस हो चुका है। धरती से दूसरे प्लेनेट पर आना जाना, रहना, खाना सब कुछ बहुत ही आसान हो चुका था। तो कहानी है एक प्लेनेट पेंडोरा की, जहाँ है ऐसे पत्थर जिसकी कीमत पृथ्वी पर 100 करोड़ पर केजी है, और पृथ्वी के लोग पेंडोरा पर माइनिंग करके वो पत्थर पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, क्योंकि पृथ्वी वासी है लालची। उन्हें वो पत्थर किसी भी हाल में चाहिए, लेकिन उनके सामने आ जाते हैं पेंडोरा वासी, जिन्हें नावी कहा जाता था। जैसे पृथ्वी पर इंसान रहते हैं वैसे ही पेंडोरा पर नावी रहते हैं, और वो हमारे लिए एलियन है और हम उनके। तो पृथ्वी के कुछ लोग पेंडोरा पर माइनिंग करने के लिए पृथ्वी से कुछ साइंटिस्ट और कुछ सोल्जर्स को ले जाते हैं, और वहाँ पे एक बेस बना। ह्यूमन डीएनए और नावीज के डीएनए को मिलाकर साइंटिस्ट वहाँ पर कुछ बॉडीज बनाते हैं जो एकदम हूबहू नावी जैसे दिखते हैं, जिन्हें कहते हैं अवतार। और टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन माइंड को उस अवतार में ट्रांसफर करके उन्हें पेंडोरा भेजा जाता है, ताकि वो अवतार वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाए और वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट और सोल्जर्स को दे। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है जेक सुली, जो एक सोल्जर था और अब वो दोनों पैर से अपाहिज। जेक सुली को अवतार मिशन के लिए चुना जाता है क्योंकि उसका भाई टॉम मर चुका था, और ये दोनों जेक और टॉम जुड़वा भाई थे। टॉम एक साइंटिस्ट था और टॉम ने अवतार प्रोग्राम में नाविस पर रिसर्च करके अवतार बॉडी बनाई थी, और इसी प्रोग्राम के दौरान वह मर जाता है। इसीलिए जेक सुली को उस प्लेनेट पे ले जाया जाता है। साथ ही अवतार बॉडी के लिए जेक सुली का डीएनए मैच करता था, और वह एक परफेक्ट मैच था अवतार बॉडी के लिए। वहाँ जेक सुली का ट्रांसफॉर्मेशन एक चलते फिरते अवतार में हो जाता है। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में वह एक अपाहिज था और खुद को चलते फिरते दौड़ते देखकर से वह अवतार की बॉडी अच्छी लगने लगती है। एक दिन जैक अपने अवतार रूप में इंसानी साथियों के साथ पेंडोरा की स्टडी करने जाता है, तो वहाँ एक बड़ा जानवर उस पर हमला कर देता है। वह खुद को बचाने के लिए भागता है, तभी उसे वहाँ एक फीमेल नावी नैतीरी उसे बचाती है। इसके बाद नैतीरी जेक को वहाँ से चले जाने को कहती है। तभी वहाँ की एक पवित्र पेड़ माँ ईवा के कुछ फूल जेक के बॉडी में चढ़ जाते हैं। इससे नैतीरी को लगता है कि इसे हमारी पवित्र पेड़ ने किसी खास मकसद के लिए चुना है, तो वह उसे अपने कबीले के पास ले जाती है। पहले तो कबीले वाले उसे कबीले में रखने के लिए मना कर देते, क्योंकि वह एक इंसानी रूप से अवतार बना। लेकिन जेक उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह उन इंसानों जैसा नहीं है। इसके बाद कबीले के सारे लोग उसे स्वीकार लेते हैं। इसके बाद जेक उनके जैसा बनने के लिए उनसे ट्रेनिंग लेता है। में जो भी है जितने भी लोग हैं, यानी पेड़ पौधे, जानवर, नावी, उनके पास एक दूसरे से कनेक्शन बनाने का बहुत ही अलग तरीका होता है, छोटी से चोटी को जोड़ना। इसके बाद वे एक दूसरे को अंदर से कनेक्टेड महसूस करते हैं। अपनी ट्रेनिंग में जेक सुली बहुत कुछ सीखता है, जैसे तीर चलाना, उनकी भाषा सीखना, बड़े बड़े पेड़ों पर आराम से उछलना और वहाँ से निकल जाना, वहाँ के उड़ने वाले जानवरों से भी कनेक्शन मजबूत करना। इन बड़े बड़े उड़ने वाले जानवरों को विक्रांत कहा जाता है। वह इन बड़े बड़े खतरनाक जानवरों से भी अपनी कनेक्शन बनाने में सफल हो जाता है। वहाँ के लोग जेक को परमानेंट वहाँ का नावी बना देते हैं, जहाँ बेस कैंप पर वे लोग जेक का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जेक इमोशनली पेंडोरा के लोगों के साथ जुड़ चुका था। साथ ही जेक को नैटीरी से प्यार भी हो जाता है। लेकिन बेस कैंप के लोग जेक की इमोशंस का फायदा उठाकर पेंडोरा के वासियों पर हमला कर देते, क्योंकि उन्हें वहां से अनओपेनियम चाहिए था। लेकिन जेक सुली उन्हें ये करने से रोकता है। सोल्जर्स लिंक वाली मशीन बंद करके जेक सुली को रियलिटी में बुला लेते हैं कि तुम हमें धोखा क्यों दे रहे हो, तुम्हें जिस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है तुम वो करो। जेक तब भी उन्हें रोकता है कि वो ऐसा ना करें। कर्नल और बेस कैंप के लोग बात नहीं मानते हैं और हमला तब भी वे जारी रखते हैं। वे लोग वहाँ की बहुत बड़ी एक पवित्र कुल वृक्ष को भी गिरा देते हैं, उन नावियों का वास होता था। साथ ही बहुत सारे नाविकों को मार भी देते हैं। इस लड़ाई में नैतीरी के पिता भी मर जाते हैं। इधर पेंडोरा के नाविस का साथ देने के लिए जेक के दोस्त भी आते हैं, लेकिन उन्हें भी कैद कर लिया जाता है। फिर उसकी एक पायलट दोस्त उनको छुड़ा देती है और उन्हें पेंडोरा ले जाती है। इसी दौरान कर्नल ग्रेस पर गोली चला देता है और वह जख्मी हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद उस कबीले के लोग जेक पर नाराज हो जाते हैं और उसे वहाँ से बेदखल कर देते हैं। लेकिन जेक फिर भी उनका विश्वास पाने के लिए वो ऐसे जानवरों से अपना कनेक्शन बनाता है जिस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल था, और जो भी उस पर काबू पा लेगा वह वहाँ का सबसे ताकतवर बन जाएगा। तो उस खतरनाक जानवर का नाम है तोरुक, और उस पर सवार होने वाले को कहते थे तोरुक मक्तो। जेक उस खूंखार जानवर पर भी अपना कनेक्शन बनाने में सफल हो जाता है और वापस से वहाँ के लोग जेक सुली को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद जेक अपनी दोस्त ग्रेस जो जख्मी हो चुकी थी उसको माँ ईवा के जरिए बचाना चाहता था, लेकिन वह मर जाती है।
इसके बाद टोरुक मक्तो यानी जेक सुली को लड़ने के लिए तैयार करता है। पूरे पेंडोरा पर जितने भी लोग हैं वे नावी तो हैं, लेकिन धरती की तरह वहाँ भी गांव बसते। जेक जिस गांव में था उसे ओ माटी का गांव कहते। जैक ह्यूमन से लड़ने के लिए सभी गांव में अपना संदेश भेजता है। इसके बाद सभी गांव के लोग पेंडोरा को बचाने के लिए मदद के लिए आ जाते हैं और इसके बाद होती है एक घमासान लड़ाई। इस घमासान लड़ाई में कर्नल मारा जाता है, पेंडोरा के लोगों की जीत हो जाती है और इसके बाद जेक सुली की बॉडी ईवा की मदद से परमानेंटली अवतार बॉडी में बदल जाती है और इसके बाद जेक सुली और नेतिरी की शादी हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है अवतार पार्ट 2, जिसमें नेतिरी और जेक सुली की शादी हो जाती है और उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम है नित्यम, लोआक और टूक। साथ ही दोनों जेक और नेतिरी अपनी दोस्त ग्रीस की बेटी कीरी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। और पिछले घमासान युद्ध के बाद जब कुछ इंसान पेंडोरा से वापस धरती पर जा रहे थे, तब बेस कैंप पर एक छोटा बच्चा भी था और एक छोटा बच्चा धरती पर जाने के लिए इतना लंबा समय यानी 5 साल 9 महीने और 22 दिन का स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता था। इसीलिए उस बच्चे को पेंडोरा पर ही रोक लिया जाता है, जिसका नाम रखा गया स्पाइडर। ये 5 बच्चे नेतिरी की जान बन चुके थे। इसी के साथ इनका हंसता खेलता एक परिवार था। पेंडोरा के लोगों के 3 उंगलियां और 1 अंगूठा होता था, लेकिन जेक और उसके बेटों की 4 उंगलियां और 1 अंगूठा था। सब कुछ उनकी जिंदगी में सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जेक सुली को आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। नेतिरी और जेक दोनों उस तारे को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई तारा नहीं बल्कि इंसानों का एक स्पेस है, जो वापस से उन अनऑब्टेनियम को पाने के लिए बड़ी तादाद में सैनिकों को लेकर आ रहे थे। जैसे ही उनका स्पेस वहाँ पे लैंड होता है तो स्पेस के लैंडिंग के समय निकलती हुई आग से आसपास का जंगल जल जाता है। इसके बाद उस स्पेस से काफी सारे इंसान निकलते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मशीनी सूट पहन रखा है और ये सब तरफ तबाही मचाते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें चाहिए था वो कीमती पत्थर। इसलिए वे रास्ते में रुकावट बनने वाले हर चीज को जड़ से उखाड़ फेंक रहे थे। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और इसी दौरान वे एक नया अवतार बनाते हैं। पर नया अवतार कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है और वो अपने आसपास मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है। जिसके बाद वे लोग उसे शांत करते हैं और उसे बताते हैं कि आप हमारे कॉलोनल क्वारिचो यानी कर्नल, जिन्होंने पिछली बार पेंडोरा में आकर उन नावियों से लड़ाई की थी और उस लड़ाई में आपका इंसानी शरीर खत्म हो गया था। इस वजह से हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके डीएनए से नावियों का डीएनए मिला दिया और एक नया अवतार बनाया, क्योंकि आपके अलावा और कौन इस ग्रह को अच्छे से जानता है। इसके बाद कर्नल अपनी पुरानी फोटो देखता है, जिसके अंदर वह अपनी इंसानी शरीर को देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसे जेक सुली ने मारा था। इसके बाद कर्नल ठान लेता है कि वह अपना बदला जरूर लेगा। इसी बीच पेंडोरा के लोग यानी नावी उड़ने वाली पक्षी यानी विक्रांत की मदद से इंसानों द्वारा क्रिएट की गई ट्रेन को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे हथियार जा रहे थे। जेक अपने दोनों बेटे नित्यम और लोआ को ऊपर से ही नजर रखने के लिए बोलता है कि अगर कोई खतरा हो तो बाकी लोगों को आगाह करना। लेकिन ट्रेन से जा रही हत्या के बारे में जानने के लिए दोनों एक्साइटेड होकर नीचे उतर जाते हैं और तभी इंसान आकर हमला कर देते हैं। लेकिन जेक समय पर वहां पहुंच जाता है और अपने दोनों बेटों को वापस अपने घर ले आता है और उन्हें डांटता है। इसके बाद लैब में पुराने फुटेज को देखकर ये पता लगाया जा रहा था कि आखिर ये सभी नाविस हमला करके सारी की सारी चीजें कहाँ ले जाते हैं और ये नाविस आते कहाँ से हैं, जिनमें वहाँ की जनरल एडमोर बताती है कि नावियों का रहस्यमय ठिकाना वो उड़ती पहाड़ियाँ हैं, जहाँ हमारी टीम कई बार जाने की कोशिश की है और जब भी हमारी टीम गई है और जैसे ही हमारी हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचती है, विक्रांत आकर वहाँ हमला कर देता है। इस तरह हम 10 मिनट्स भी वहाँ टिक नहीं पाते हैं। अगर ठिकाने का पता लगाना है तो हमें भी उनकी तरह ही सोचना होगा। जिस पर कर्नल कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा और इसके बाद वह टीम लेकर सीधा पेंडोरा पर पहुंच जाता है। वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हें क्या पता था कि एक बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। इनको दूर से आने वाला हेलीकॉप्टर नजर आता है और इंसान अवतार के रूप में आकर पेंडोरा ग्रह को हथियाने की कोशिश करने लगते हैं। इस बात की खबर वे जेक सुली को पहुंचा देते हैं। जेक कहता है जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाओ। इतने में कर्नल और उसके बाकी साथी उनको बंदी बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वे सभी भागने लगते हैं और स्पाइडर उनके पकड़ में आ जाता है और स्पाइडर को वो अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद जनरल एडमोर स्पाइडर पर काफी शक्ति बरतने लगती है। उसके दिमाग से लोकेशन का पता करने की कोशिश करती है कि नावी हमला के बाद कहाँ छिप जाते हैं। तभी कर्नल को पता चलता है कि बंदी बनाते टाइम छूट गया लड़का और कोई नहीं जेक सुली का बेटा था। इसी वजह से कर्नल एडमोर को पकड़ के लाए गए बच्चे पर प्रेशर डालने से मना कर देता है और कर्नल एडमोर से कहता है इतना ज्यादा प्रेशर देने से यह बच्चा मर भी सकता है, तो मैं इससे खुद ही बात करूंगा आराम से। जिसके बाद कर्नल स्पाइडर से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मेरा दुश्मन जेक सुली है और तुम कोई और नहीं बल्कि तुम हम जैसे हो, बल्कि मेरे बेटे जैसे हो। तो तुम मुझे नावियों के तौर तरीके सिखाओ। मैं जानता हूँ तुम जेक से गद्दारी नहीं करोगे, लेकिन तुम मेरा साथ दोगे तो मेरा निशाना बस जेक सुली बनेगा। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जितने भी नावी इस पेंडोरा पर है सब के सब मारे जाएंगे। यह सुनकर ना चाहते हुए भी स्पाइडर को कर्नल का साथ देना पड़ता है।
उधर जेक सूरी को जब पता चलता है कि इंसानों ने स्पाइडर को कैद कर लिया है और वे अपने साथ उसे ले गए, तो वह समझ जाता है कि कॉलोनल क्वेरिच यानी कर्नल और उसकी टीम वापस आ चुकी है। तो मैं ही अब उसका अगला शिकार हूँ, इसलिए मैं ही यहाँ से निकल जाऊंगा तो बाकियों की जान बच जाएगी। इसलिए वह अपना तोरुख मखतू वाला ओहदा छोड़ किसी और को अपना वह ओहदा दे देता है और वहाँ का राजा बना देता है। और इसके बाद वह अपने परिवार को लेकर दूर किसी कबीले में शरण मांगने के लिए निकल जाता है। वह एक कबीले में पहुंचता है। वहाँ का राजा टोनोवारी उसका स्वागत करता है और इस कबीले में आने का कारण पूछता है, तो जेक उन्हें सारी बात बता देता है। तभी वहाँ टोनोवारी की पत्नी आ जाती है और उन्हें इस कबीले से जाने के लिए बोल देती है और कहती है वे लोग यहाँ भी आकर हमला करके हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तभी नैतिरी उनसे कहती है एक नावी की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। इसके बाद उस कबीले के सभी लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जेक और उसके परिवार को रहने के लिए जगह दे देते हैं। वहाँ के राजा टोनोवारी के भी 3 बच्चे थे जिनका नाम था हिसीरिया, ओवाक और रोड्सो। दिन बीतते जाते हैं और वे सभी वहाँ के तौर तरीके सीखने के लिए कभी पानी में डुबकी लगाते हैं तो भी शिकार करते हैं। लेकिन इन बच्चों के बीच एक दिन झगड़ा हो जाता है क्योंकि ओवांग अपने दोस्तों के सामने कीरी का मजाक उड़ाने लगता है। यह देखकर कीरी का भाई लोआक ओवांग को बुरी तरह से मारने लगता है। इस बात का पता जब जेक सूरी को चलता है तो वह अपने बच्चों को बहुत डांटता है और कहता है हम सब यहाँ बस एक मेहमान बनकर आए हैं और जिससे तुमने लड़ाई की है वो यहाँ के राजा का बेटा है। अभी जाओ और उसे माफी मांगो। इसके बाद लोआक जाकर ओवांग से माफी मांग लेता है, लेकिन तब भी ओवांग के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इसी वजह से ओवांग अगले दिन लोआक से कहता है चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन लोआक कहता है हमारे पिता ने हमें सिर्फ तट पर ही रहने का आदेश दिया है। इस पर ओवांग कहता है तट पर? वहाँ तो सिर्फ बच्चे शिकार करते हैं और असली शिकार करना है तो हमारे साथ चलो। ओवांग की बात में आकर लोआक ओवांग के साथ डीप शीप चला जाता है और धोखे से उसे मजा चखाने के लिए तीनों बच्चे लोआक को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लोआक जब पानी से बाहर आता है तो देखता है वहाँ से तीनों उसे छोड़कर भाग गए थे। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच उसका सामना डीप शी के बहुत बड़े शिकारी अकूला से होता है जो उसकी जान लेने के लिए पीछे पड़ जाता है। लोआक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बहुत भागता है जिस वजह से वह थक जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। वह बेहोश होने ही वाला था तभी एक और बड़ी मछली टुलकुन वहाँ आ जाती है और अकूला को जोरदार टक्कर मारती है और लोआक की जान बचाती है और उसे पानी से बाहर निकाल देती है। इसके बाद टुलकुन और लोआक की अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन इतनी देर तक घर वापस ना लौटने पर जेक और उसका परिवार परेशान हो जाता है और टोनोवारी भी सोचता है कि वो कहाँ चला गया। थोड़ी ही देर बाद लोआक वापस घर आ जाता है। लोआक को वापस घर आकर देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और वापस आने के बाद वह ओवांग के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि उसकी वजह से वह वहाँ फंस गया था। वह बताता है कि मैं अपनी मर्जी से वहाँ गया था। यह सुनने के बाद ओवांग के मन में लोआक के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अगले दिन वह अपने भाई बहनों को टुनकुन के बारे में बताता है। पर टीसीरिया बताती है टुनकुन को देख पाना एक बहुत बड़ी बात है। वह बताती है कि आज से कई सालों पहले ये अनंत सागर के दौरे पर निकल गए थे, मगर उनमें से एक टुनकुन जिसका नाम पाया कान था वो उनसे अलग हो गया था क्योंकि उसने नावियों को मारा और अपने बाकी साथियों से झगड़ा किया था। इसी वजह से उसे अपनी जात से बेदखल कर दिया गया। लेकिन लोआक कहता है ऐसा नहीं है, पाया कान ने मेरी जान बचाई है और जितना बुरा तुम लोग उसे समझ रहे हो उतना वो है नहीं। इसके बाद कर्नल एक विक्रांत की तलाश में था जिसकी मदद से वह अपने दुश्मन के पास जल्द ही पहुंच सकता था, साथ ही बाकी नावियों के साथ घुल मिल भी सकता था। लेकिन विक्रांत पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल था, पर वह इसमें सफल हो जाता है। साथ ही उसे खबरों से जेक के बारे में पता चल जाता है कि वह जंगल में नहीं है बल्कि पानी में छुपे आइलैंड के अंदर है। जब वह यह बात अपनी कमांडर एडमोर को बताता है, इस पर एडमोर कहती है वहाँ 100 से भी ज्यादा गाँव है, तुम उसे वहाँ पता नहीं लगा पाओगे। लेकिन कर्नल कहता है मैं अपनी जान लगा दूंगा पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं क्योंकि उसने मुझे मारा था। इसके बाद कर्नल टीम के साथ पानी वाले सभी आइलैंड पर एक एक करके चेक करने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं भी जेक का पता नहीं चलता है। इस गुस्से में जाते जाते कुछ दरों पर वह आग लगा देता है। इसकी खबर टोनोवारी तक पहुंच जाती है और वह अपने कबीले के लोगों को बता देता है कि कोई भी यहाँ जेक के होने की खबर नहीं बताएगा क्योंकि जल्द ही वो यहाँ आएंगे। इस पर जेक कहता है हम कुछ दिन और रहेंगे फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। कर्नल की टीम खोजबीन जारी रखती है और फिर वह पानी में छुपी गनशिप को देखता है कि शायद कोई खबर मिले। दूसरी ओर लोआक और टुलकुन की दोस्ती और गहरी हो जाती है। टुलकुन यानी व्हेल मछली जिसका दिमाग इतना तेज होता है जो हार्ड से हार्ड लैंग्वेज, म्यूजिक, मैथमेटिक्स और डायरेक्शन को समझने में उसे हेल्प करता है। इसी वजह से टुलकुन और लोआक आपस में बात कर पा रहे थे। इसके बाद लोआक उनसे पूछता है कि तुम्हें अपनी जात से बेदखल क्यों कर दिया गया। इसके बाद टुलकुन अपना मुंह खोलता है और लोआक को उसके मुंह में घुसने की इजाजत देता है।
नावीस की चोटी में हमेशा एक रेशे जैसा हुआ करता था। जब वे दूसरे के साथ चोटी मिलाते थे तो वे एक दूसरे से जुड़ जाया करते थे। इसके बाद लुआक टुनकुन से कनेक्ट हो जाता है और वह देखता है कि आज से कुछ साल पहले इंसानों ने पानी के अंदर शिकार करना शुरू कर दिया था। वे लोग पायाकान यानी टुनकुन की माँ को बंदूक से जख्मी करके अपने साथ ले जा रहे थे, तो उसने अपनी और अपनी माँ के बचाव में इंसानों से लड़ाई की, तो बाकी टुनकुन ने उसे बेदखल कर दिया। यह बात लुआक अपने दोस्तों को आकर बताता है, तो ये बात टोनोवारी को वे बता देते हैं। इस बात पर टोनोवारी को बहुत गुस्सा आता है। टोनोवारी कहता है कि आज से पहले टुनकुन से कोई भी जंगलवासी कनेक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ तटवासी ही हो पाए हैं। टोनोवारी यह भी बोलता है कि टुनकुन से दूर रहो, वो एक विद्रोही है, उसने नावियों की जान ली है, इसलिए उसे बेदखल कर दिया गया था। इस पर लुआक टोनोवारी को सारी बात बताता है जो उसने टुनकुन के मुंह में जाकर पता लगाया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद अगले दिन वही मछुआरे आते हैं जो कई साल पहले टुनकुन का शिकार करने आए थे। इस बार वे बड़ी बड़ी बंदूकों, गैजेट्स और सोनिक वेव मशीनों की मदद से वे एक टुनकुन को शिकार बना लेते हैं। उसकी विंग्स में पानी की बड़ी बड़ी बैंक्स लगा देते हैं ताकि वह सतह पर आ जाए और उसकी सबसे नर्म जगह पर वार करके उसे मार देते हैं। इसके बाद सभी साइंटिस्ट उसके मुंह में जाकर उसके दिमाग के निचले हिस्से में ड्रिल करते हैं, जिसमें से एक रियल गोल्ड केमिकल फ्यूल निकलता है जो एक अमृत है। इसकी एक बॉटल 80 मिलियन की थी और क्योंकि इससे इंसानों की उम्र रुक जाती थी और वे हमेशा के लिए जवान रह सकते थे, इसी वजह से ये शिकारी टुनकुन का शिकार करते थे। और जिस टुनकुन का शिकार इन्होंने किया था वह एक तट की क्वीन रोनल की फेवरेट टुनकुन थी। जब रोनल को उसकी फेवरेट टुनकुन की मौत के बारे में पता चलता है तो पूरा कबीला इस बात पर रोने लगता है। इन सब में बदले की आग आ जाती है और ये इंसानों को जान से मार देना चाहते थे, जिसमें जेक इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद जेक सूली पानी की एक क्रिएचर स्कीम विंग्स उस पर बैठकर इंसानों से लड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं कर्नल के लोग विक्रांत पर सवार होकर इन पर हवाई हमला कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर टोनोवारी के पानी वाले क्रिएचर अकूला, ईगू, साथ ही पायाकान सभी उन पर भारी पड़ रहे थे। बहुत ही लंबे समय तक एक घमासान लड़ाई होती है। सालों पहले जब ये शिकारी टुनकुन का शिकार कर रहे थे उस समय पायाकान का एक हाथ चला गया था। इसका बदला पायाकान इस बार की लड़ाई में ले लेता है और उनके लीडर का एक हाथ काट लेता है। इसी लड़ाई के दौरान कर्नल के हाथ जेक के बच्चे लग जाते हैं और वह कहता है, अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसके लिए मेरे पास आ जाओ, और अगर नहीं आए तो इसकी सजा ये तटवासी भुगतेंगे। लेकिन टोनोवारी और उसकी पत्नी रोनल जेक के साथ थे क्योंकि उन बच्चों में उनकी बेटी टीसीरिया भी शामिल थी। इसके बाद भयंकर लड़ाई होती है जिसमें अवतार और पेंडोरा के नावी दोनों आपस में लड़ जाते हैं। काफी लोगों की जाने जाती है, सब जगह आग लग जाती है, तबाही मच जाती है। इस पूरी लड़ाई में जेक सूली का बड़ा बेटा नित्यम मारा जाता है, साथ ही छोटा बेटा लुआक भी पकड़ा जाता है और कर्नल उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी नेटीरी कर्नल के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और कहती है, अगर उसे मारा तो मैं इसे जान से मार दूंगी। हालांकि कर्नल अपनी मौत का बदला लेना तो चाहता था, लेकिन अपने बेटे स्पाइडर को खोना भी नहीं चाहता था। इसी वजह से वह इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देता है। लेकिन वहाँ आग लगने की वजह से शिप में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से शिप में ब्लास्ट हो जाता है और पूरे शिप के साथ साथ आसपास में पूरी तरह से आग फैल जाती है। सभी पानी के अंदर डूब जाते हैं। तभी एक ग्रैंड एंट्री होती है पायाकान की, जो सभी की जान बचाकर सभी को तट पर ले आता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि जंगल में जिस तरह कुल वृक्ष यानी माँ ईवा के पास सभी नावी उनके पास जाते थे, उसी तरह पानी में भी एक वृक्ष था जहाँ हमेशा से ही माँ ईवा का वास था। जब नेटीरी उससे कनेक्ट होती है तो अपने पति जेक और अपने बेटे का पास यानी नित्यम को देखती है, जब वो दोनों शिकार पर थे। इसके बाद जेक सूली और उसकी फैमिली वापस जाने लगती है। तभी टोनोवारी कहता है, तुमने अपने बेटे नित्यम को हमारे देवताओं को सौंपा है, इस वजह से तुम हम में से एक हो और तुम अब हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहोगे। और इसी के साथ कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है।